हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस डिस्कशन, जहां पे हम कवर करेंगे सर सीए फाइनल ऑडिट आरटीपी सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए जितने भी नए नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑल द न्यू क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। कर भला तो हो भला। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सर, हमको ये प्यारा प्यारा डॉक्यूमेंट कहाँ पे मिलेगा जिसमें आपने आरटीपी को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है? ये डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के साथ। अच्छा, इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, जो इन लोगों ने क्वेश्चंस में थोड़ी गड़बड़े कर रखी हैं, ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने थोड़े इश्यूज कर रखे हैं, वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करता चलूंगा कि कैसे अपने को उनके साथ डील करके चलना है। ठीक है सर, सबसे पहले आ जाओ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के साथ स्टार्ट करते हैं। पूरा केस सिनेरियो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एज पर एस ए 701 communicating cam in the audit report, which of the above mentioned areas should the audit committee and auditor consider while determining the cam? तो मुझे बताओ, कैम डिटरमाइन करने के लिए 3 एरियाज क्या होते थे? सर, कैम होता है लिस्टेड एंटिटीज के केस में, ठीक है, और लिस्टेड एंटिटीज में हमारी फेवरेट एंटिटी है टाटा। तो टाटा से हमने याद रख रखा था JRT टाटा। तो जितने भी सिग्निफिकेंट JRT होते हैं वो सब कैम बनते हैं। सिग्निफिकेंट JRT का मतलब होता है सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, और कोई सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी में हुआ है। ठीक है, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क और सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन। अब आ जाओ, कौन से 3 केसेस है जिनमें से हमको कैम निकालना है? तो आ जाओ, सबसे पहले इसमें से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। कहता है ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कंपनीज इनकम वाज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट विद इनएडिक्वेट हेजिंग अरेंजमेंट। इन लोगों ने अपनी जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन थी उसकी प्रॉपर हेजिंग वगैरह नहीं करी। ऑडिटर हैड टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मैं बोल दूं, ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाली चीजें हुई है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन। यस सर, ये हमारा सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन हो गया, यानी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। तो ये टी हो गया। दूसरा कहता है इट वॉज ऑब्जर्व दैट सर्वर मेंटेनेंस वर्क ऑफ द कंपनी वॉज लाइकली प्रोन टू एक्सटर्नल एक्सेस। दिस वॉज एन एरिया ऑफ हाई रिस्क assessed and reported by the मैनेजमेंट एक्सपर्ट कमिटी। अब सर, जब मैं बोलता हूं सिग्निफिकेंट रिस्क, वो रिस्क कौन असेस करेगा? क्या ऑडिटर असेस करेगा या मैनेजमेंट एक्सपर्ट? सर, ऑडिटर। मैनेजमेंट एक्सपर्ट उसको असेस नहीं करता, तो ये क्या सिग्निफिकेंट रिस्क का एरिया हुआ? मैंने कहा नहीं, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ रिस्क असेस्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हम इसको की ऑडिट मैटर नहीं मानेंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद कहता है ऑडिटर हैड टू मेक, सी ऑडिटर ने बनाई जजमेंट इन द एरियाज वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑल्सो यूज सिग्निफिकेंट जजमेंट। अब ये क्या मैटर है? अगेन यहाँ पे भी कुछ जजमेंट वगैरह है, तो हमको सीधा सीधा पता चली गया कि ऑडिटर ने अपनी जजमेंट बनाई है, जहां मैनेजमेंट ने भी अपनी जजमेंट बनाई है। तो क्या मैं बोल दूं ये जे वाला एरिया हो गया? तो सिग्निफिकेंट JRT, जे आ गया, टी आ गया। रिस्क वाला एरिया ऑडिटर ने असेस नहीं किया, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो 1 and 3 इन दोनों को हमें कंसिडर करना चाहिए एज अ की ऑडिट मैटर। तो अब अपने ऑप्शन में देखो 1 and 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? सर, ए में 1 and 3 कवर्ड है, सो दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया कैसे खेलना है? हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अज्यूमिंग that the role of the auditor of cash limited based on the above observations, which aspects will you report as a control failure and what would be your rationale for considering them as such? मुझे बताओ कौन कौन से कंट्रोल फेलियर आप रिपोर्ट करोगे। तो अगेन इन्होंने यहाँ पे आपको 4 एरियाज दे रखे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कैश लिमिटेड विच इज अ बैंकिंग कंपनी, यू मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, 4 में से आपको बताना है कौन से कंट्रोल फेलियर्स हैं। अब इसके लिए सर आपको बैंक ऑडिट आना चाहिए। ठीक है सर। स्टाफ एंड ऑफिसर ऑफ द बैंक वर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट प्रायर नोटिस। तो जब हम बैंकिंग में जनरल इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जॉब रोटेशन होना चाहिए विदाउट प्रायर नोटिस। तो क्या ये सही है जो जॉब रोटेशन कर रहे हैं विदाउट प्रायर नोटिस? यस सर, बिल्कुल सही है। एक ही बंदा एक काम करता रहेगा तो उसमें गड़बड़ कर सकता है, तो ये करना बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट, कैश वॉज टेस्ट चेक डेली एंड काउंटेड इन फुल ओकेजनली, बिल्कुल सही है, बाय अनदर ऑफिसर ऑफ द बैंक अपार्ट फ्रॉम द कैशियर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी ऐसा ही होता है।
फिजिकल कस्टडी ऑफ द कैश वॉज सोलली मेंटेन्ड बाय द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द ब्रांच। अब एक बात बताओ, जब हम कैश के कंट्रोल्स की बात करते थे तो मैं बोलता था कैश विल बी इन द जॉइंट कस्टडी एंड काउंटेड बाय द थर्ड पर्सन। तो यहां पे सर सिंगल कस्टडी में नहीं होना चाहिए, ये जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए, तो यहां पे एक गड़बड़ मिल गई। अगला पॉइंट, अनपेड चेक्स रिसीव्ड थ्रू आउटवर्ड क्लियरिंग वर सिक्योरली स्टोर्ड इन द बैंक्स लॉकर। ये भी चीज हमने डिस्कस की थी क्लियरिंग सिस्टम में कि अगर कोई अनपेड चेक रह जाता है तो उसको आपको कस्टमर को रिटर्न करना है, अपने पास नहीं रखना। या तो कस्टमर को इन्फॉर्म करो तू आके ले जा, या फिर उसके एड्रेस पे आप उसको रिटर्न करो, आप अपने पास नहीं रख सकते। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में गड़बड़ है, इन्हीं को अपने को रिपोर्ट करना है। अब थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर रखी है ऑप्शन डी में, सो अगेन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। Among the various passion-driven activities undertaken by CAM discussed in the case, which of the following is generally permitted by ICAI? ये जनरल परमिशन वाली बात हम किसके केस में करते हैं सर? सीए इन प्रैक्टिस के केस में करते हैं, जब हम पढ़ते हैं क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो अब जनरल परमिशन के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, देखो क्या कहता है। CAM इज अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म, ठीक है, इसको अपना पैशन वगैरह फॉलो करना था, तो कहता है ड्रिवन बाय हिज बिलीफ ही इंगेज्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज बियॉन्ड हिज सीए प्रैक्टिस। तो ये एक प्रैक्टिसिंग सीए और ये सब हरकतें कर रहा है। तो देखो क्या क्या हरकतें हैं, इसने पूछा क्या है, कौन कौन सी हरकतें परमिटेड हैं। सबसे पहले कहते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नोएडा। क्या मैं कोई एम्प्लॉयमेंट कर सकता हूं? नहीं सर। अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि एक सीए इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय बन सकता है, बताओ किसके अंदर? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे पता चलेगा आपकी नॉलेज कितनी शानदार है, कितनी बेहतरीन है। मैं कहने वाला था शैतरीन है, शानदार और बेहतरीन नॉलेज है। मुझे बताना किस में वो एम्प्लॉय बन सकता है, ठीक है सर। फिर मैंने कहा था इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं और उससे टैक्स बचाने का मौका भी मिलता है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हो। फिर सर ट्यूटरशिप एज अ पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर ऑफ अ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन चेन्नई, तो प्राइवेट कोचिंग देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ट्यूटरशिप एज अ पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर एट अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन चेन्नई। यहां पे प्रॉब्लम आ गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लिखा होता, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लिखा होता तो प्रॉब्लम हो जाती। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो ये अलाउड नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट कहता है ऑनररी ऑफिस लीडरशिप इन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन त्रिवेंद्रम। सर ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे सर पहला और चौथा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंड फोर्थ विल वर्क। कहां गए फर्स्ट एंड फोर्थ? फर्स्ट एंड फोर्थ है नहीं, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ विल वर्क, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और ऑनररी ऑफिस इन एनजीओ, ये दोनों काम आप करके चल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ पढ़ाना अलाउड नहीं है, बट अगर यहां पे प्राइवेट कोचिंग लिखी होती कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब आ जाओ क्वेश्चन 4। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सी एक्ट अंडर विच क्लॉज विल द CAM बी गिल्टी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसके लिए स्पेसिफिक और प्रायर अप्रूवल चाहिए, तो क्लॉज 11 के अंदर ये बंदा गिल्टी हो जाएगा, जिसमें मैं बोलता हूं एक बार अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई एक और ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस आप नहीं कर सकते। अब आ जाओ सर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Is there any professional misconduct involved in the submission of municipality tender application by B&M Associates under the CA Act 1949? अब आ जाओ एक बार टेंडर एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। सर यहां पे बात कर रखी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, आ जाओ पढ़ते हैं। B&M Associates came to know that there is a tender floated by Dwarka Municipal Corporation for computerization of records। एक तो आता भी इनको एक ही एग्जांपल है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में भी सेम एग्जांपल दे रखा है जो अपन ने नोट्स में कवर कर रखा है, जिसमें इन लोगों ने डिपॉजिट मांगा 85,000 का। B&M Associate has one of the partner residing in Dwarka, hence he persuaded the firm to apply for the tender and paid the deposit। क्या इसमें कोई दिक्कत की बात है? आंसर इज नो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पार्टनर कहता है इससे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन को विड्रॉ करो। सो द फर्म डिसाइडेड टू अप्रोच अ एक्सपीरियंस सीए बिफोर विड्रॉइंग द एप्लीकेशन एंड वेंट टू फोकस ऑन अदर असाइनमेंट। तो मुझे बताओ कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं। हम टेंडर में ये बात ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेंडर है दो एरियाज में हो सकता है, एक्सक्लूसिव टू सीए
नॉन एक्सक्लूसिव टू सीए। ये जो एरिया है दैट इज नॉन एक्सक्लूसिव। तो नॉन एक्सक्लूसिव में कोई भी आपके पास लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से अप्लाई करो, जैसे बाकी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर रहे हैं आप भी अप्लाई कर सकते हो। क्या हम कोई डिपॉजिट दे सकते हैं? आंसर इज यस, आप डिपॉजिट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों की दोनों चीजें अलाउड हैं। सो क्या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? आंसर है नहीं। अब इन नहीं में से भी पकड़ना पड़ेगा कौन सा वाला नहीं सही है। As per the guidelines under the Act, a member can respond to any tender where the matter relates to anything other than audit. Further, the members can make earnest deposit in respect of non-exclusive area for chartered accountant. अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में कहता है नो एज पर द गाइडलाइंस अंडर द एक्ट अ मेंबर कैन रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर विच इज रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है भाई, कोई भी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी इज अ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस डन डन आर डन डन। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ऑडिटर। हुआ क्या है क्वेश्चन में? ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ तृप्ति केमिकल्स लिमिटेड द ऑडिटर दिशु एंड कंपनी identified some unusual fluctuations in the revenue while performing analytical review procedure। इनको कंपेयर कर रहे होंगे रेवेन्यू को 2 सालों के, तो इनको कुछ अलग से फ्लक्चुएशंस दिखे। अब जब भी फ्लक्चुएशन दिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिटर पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो इंक्वायरी करके इनको पता चला रेवेन्यू रिकॉग्निशन में गलती है, जो कि कहीं ना कहीं इंटेंशनल है। तो मुझे बताओ अगर इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट होती है तो इसको हमारे ऑडिट के जो ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है? सर इसको कहा गया है फ्रॉड। हम इसको फ्रॉड मानते हैं, और फ्रॉड भी किसी एवं ही बंदे ने नहीं, सीनियर फाइनेंस पर्सोनल ने किया है। ऑल दो मैनेजमेंट कहती है वन टाइम एरर है, ऑडिटर को लगता है यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो अगर ऑडिटर को फ्रॉड लगता है तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कहते हैं मैनेजमेंट पे रिलाय करो, नहीं, एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर करो ओनली इफ द मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल। मैंने कहा नहीं, फ्रॉड मटेरियल हो या इमटेरियल, छोटे छोटे फ्रॉड से भी हमको फर्क पड़ता है। सी पॉइंट कहता है इवेलुएट वेदर द मिसस्टेटमेंट इंडिकेट्स फ्रॉड, reassess the risk of material misstatement and consider the implication for evidence and management representation। सर ये बेहतर पॉइंट लग रहा है। एंड लास्ट में कहता है विड्रॉ कर जाओ। भैया सीधा सीधा विड्रॉ नहीं करेंगे विदाउट परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, हम इन चीजों को और बेहतर तरीके से कंसिडर करके चलेंगे। सी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की लास्ट लाइन पढ़ लो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मिटिगेट द थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एज पर SQC 1। क्वेश्चन में चल क्या रहा है वो समझते हैं। VMC and company, a firm of CAs, has been auditing the financial statement of Rayox Limited, which is a listed company, for the past 10 year। कहते हैं 10 साल से एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक फर्म 10 साल से किसी कंपनी का ऑडिट कर रही है तो क्या इसके ऊपर कूलिंग पीरियड लग जाएगा? हाँ सर। इसी केस में अगर मैं पार्टनर की बात करूं तो पार्टनर का तो 7 साल के अंदर रोटेशन हो जाना चाहिए। CA रजत द एंगेजमेंट पार्टनर हैज लेड द टीम थ्रू आउट दिस पीरियड। भाई रजत को तो 7 साल बाद गायब हो जाना चाहिए था। A recent quality control review has raised the concern regarding the familiarity threat as Rajat has developed a close relation with the KMP of the client। भाई रजत के अपने रिश्ते बन रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहा है ऐसे केस में इनको क्या करना चाहिए? कहता है कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट पार्टनर, नहीं। अपॉइंट अ सेकंड पार्टनर टू असिस्ट रजत, गलत। रोटेट द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अपॉइंट अनदर क्वालिफाइड पार्टनर टू लीड द ऑडिट, यस। रिक्वेस्ट द रेऑक्स लिमिटेड टू चेंज देयर फाइनेंस टीम, ये भी गलत है। फाइनेंस टीम आप चेंज नहीं करा सकते, आप अपने पार्टनर को रोटेट कराओ। बट सर ICAI के यहाँ पे क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग की गलती है। सर ड्राफ्टिंग की क्या गलती है? जब 10 साल ऑडिट हो चुका है तो फर्म भी रोटेट कर जाएगी, ठीक है। पार्टनर के रोटेट करने से क्या होगा? फर्म को भी रोटेट करना पड़ेगा। बट शायद इन लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ का अभी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 कवर कराता हूं। अगेन बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस? अब पर्पस क्या है? वाइल डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके ढेर सारे वेयर हाउसेज हैं एट रिमोट लोकेशंस, ऑडिट टीम इज फेसिंग द चैलेंज इन परफॉर्मिंग द फिजिकल स्टॉक काउंट ड्यू टू लॉजिस्टिकल कॉन्स्ट्रेंट। ये लोग इन रिमोट लोकेशंस पे पहुंच नहीं पा रहे। So the team decided to adopt an emerging technology which uses sensors and high resolution camera to carry out the inventory verification without being physically present। तो क्या
टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे तो आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आपको पता चल जाएगा कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? सो मात्र 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में मैंने आपके सारे के सारे एमसीक्यूज डन 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 डन। ठीक है, आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। यस सर। अब आ जाओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो भाई साहब तुमको मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट लाइन देखो क्या कहता है। इन द लाइट ऑफ SQC1 एंड SA220, कहा तुमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, हम दोनों स्टैंडर्ड खुद ही लिख के दे रहे हैं। एनालाइज द क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन CA राशि शुड इवेल्युएट बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कंटिन्यू करने से पहले क्या कंसिडर करना चाहिए, प्लस क्या क्या एक्शन लेने चाहिए टू अपहोल्ड द ऑडिट क्वालिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, क्या आपने SQC1 और SA220 में कोई टॉपिक पढ़ा है जहां पे हमने पढ़ा हो एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग विद द क्लाइंट? मैं थोड़ा सा म्यूजिक दे देता हूं तो तुमको थोड़ा याद आ जाएगा। Whenever we accept और continue a client, अपन क्या देखते हैं? बहुत बढ़िया सर। हम चेक करते हैं सेकी। सेकी का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी क्या मेरी फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगी। फिर देखते हैं CCTR। CCTR का मतलब है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज, एंड आई फॉर इंटीग्रिटी। जो हमारा क्लाइंट है क्या वो सच्चा, अच्छा, भला आदमी है या नहीं। इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड TCWG। तो सबसे पहले तो आपने यही 4 पॉइंट्स यहां पे मेंशन करने हैं। एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं, आरटीपी का सेशन है तो रिवीजन करते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट और प्रीवियस ईयर ऑडिट एंगेजमेंट, E for ethical requirements, C for CCTR, competence, capability, time and resources to perform the engagement, and I for integrity of the owners, management and TCWG of the entity। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? हाँ सर, ये पॉइंट हम सबको समझ में आता है। तो पहले तो भैया क्वेश्चन की लास्ट लाइन देख के हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए। अब सर इसमें भी हमको क्या एनालिसिस वगैरह करना है, इसके लिए हमको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ साथ में क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है SDC and Associate, which is a medium-sized audit firm, is appointed as an auditor of Neuronix Limited, which is a listed company। ठीक है, हमें एक listed pharmaceutical company का audit बनाया जा रहा है, which is engaged in extensive research and development with a complex global operation। CA Rashi, an engagement partner of SDC and Associate, is leading the audit team for the audit of the same। Neuronix Limited was earlier audited by a Big Four firm, which has withdrew from the engagement citing scope limitation। कहता है एक बिग फोर फर्म थी जो पहले इस कंपनी का ऑडिट कर रही थी और वो एंगेजमेंट छोड़ के चली गई ड्यू टू लिमिटेशन ऑन स्कोप। क्या ये एक रेड फ्लैग है? जल्दी से बताओ मेरी जेनजी ऑडियंस, क्या ये एक रेड फ्लैग है? हाँ सर, ये रेड फ्लैग है। इससे कहीं ना कहीं हमें इनकी इंटीग्रिटी पे शक हो रहा है। ओ, देयर इज अ इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग CA राशि रियलाइजेस दैट भले ही उसकी टीम में स्किल्स हैं इन द स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट, बट दे लैक द एक्सपीरियंस इन फार्मा R&D एंड एसोसिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कहीं ना कहीं टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं बोल दूं कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज की कमी है? हाँ सर। उसके बाद कहता है फर्म इज अंडर द प्रेशर टू कंप्लीट द ऑडिट इन टाइम टू मीट द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ न्यूरोनिक्स लिमिटेड। मैनेजिंग पार्टनर इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंड एडवाइजेस CA राशि टू रिलाई ऑन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी। जो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर है, मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं फर्म का मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर का क्या मतलब हो गया सर? जो फर्म का यू कैन से लीडर है, जो लीडर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी की, वो कह रहा है कि भाई आप अपने ऑडिट को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये लोग अपना काम क्वालिटी से कर पाएंगे? मैंने कहा नहीं। सो व्हाट क्वालिटी कंसिडरेशन दे शुड इवैल्यूएट बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट। तो आपने कुछ नहीं करना, पहले तो सेकी वाले पॉइंट लिखो। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमको जो समझ आ रहा है, इन लोगों के पास कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज की कमी है। तो मैंने आपको जो CCTR के पॉइंट सिखाए थे ना, 6 पॉइंट्स, यस सर, इन 6 पॉइंट्स के बारे में आपने यहां पे लिखना है।
अब सर ये 6 पॉइंट्स क्या है, बड़ा सिंपल है, हेडिंग को पॉइंट्स के साथ रिलेट करते हुए चलो। मैंने पेन कहाँ रख दिया, ये रहा सर। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी की, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर, नॉलेज और एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ द रेलिवेंट इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर, जैसा इस केस में हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। साथ ही साथ हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी के लिए हम बात करेंगे नॉलेज और एक्सपीरियंस की। टाइम का मतलब क्या है कि आप अपना काम कंप्लीट कर पाओगे विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। एंड रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए विद कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। और अगर नहीं है तो हम किसकी मदद लेते थे सर, हम मदद लेते थे एक्सपर्ट्स की और EQCR की। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स इफ नीडेड एंड ऑल्सो द EQCR। तो इन पॉइंट्स का कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली लिंक करके चलो। कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी का मतलब है नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर बात करेंगे टाइम की, मतलब हम अपना काम रिपोर्टिंग डेडलाइन तक कंप्लीट कर पाएंगे। और रिसोर्सेज का मतलब है सफिशिएंट रिसोर्सेज, अगर नहीं है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स और EQCR। क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स की लिंकिंग क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगर आप ICAI का आंसर देखोगे आपको पसंद आएगा, ठीक है। इन्होंने बस थोड़ा सा चीजों को ऊपर नीचे कर रखा है, बाकी चीजें मोटा माटी वही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको अपना फ्लो बताऊं, आपके आंसर में आना चाहिए एज पर SA 220, आप साथ ही साथ SQC 1 भी लिख सकते हो, कि भाई जब भी हम कोई ऑडिट कंटिन्यू या एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे, बोर्ड पे फोकस करना। सर हम देखते हैं सेकी। सेकी का क्या मतलब है, S फॉर सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये रहा, सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या देखते थे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या मेरी फर्म कंप्लाई कर पाएगी विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। CCTR, कॉम्पिटेंस, कहाँ गया कॉम्पिटेंस, नलायक, ये रहा, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी टाइम और रिसोर्सेज। एंड I फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट्स ओनर्स मैनेजमेंट और TCWG। अब इसके अंदर भी आपका जो मेन फोकस है वो आप किस पे करोगे सर, वो हम करेंगे कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी टाइम और रिसोर्सेज। उसी के इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ योर आंसर विल टॉक अबाउट कि जब हम SQC 1 के हिसाब से कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी टाइम और रिसोर्सेज की बात करते हैं तो क्या क्या कंसिडर करना है। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी वाले पॉइंट यहां पे कंसीडर करो, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री सब्जेक्ट मैटर, एक्सपीरियंस ऑफ द रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी टाइम, कंप्लीटिंग द एंगेजमेंट विद इन रिपोर्टिंग डेडलाइन। रिसोर्सेज, सफिशिएंट पर्सोनल विद कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, नहीं है तो एक्सपर्ट्स एंड इंडिविजुअल्स हु कैन डू प्रॉपर EQCR। क्या दोनों पार्ट्स ऑफ द आंसर क्लियर हैं? बहुत अच्छे से सर। जब ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएं इसके बाद इससे घबराना मत, इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रखे हैं। आखिरी में बस आप छोटा सा प्यारा सा कंक्लूजन दे दो कि हमको देखना चाहिए पुराना ऑडिटर क्यों विड्रॉ करके गया, जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सपर्ट्स और EQCR की यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। क्या आंसर की लॉजिकल लिंकिंग क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। एग्जाम में भी अगर कोई नया क्वेश्चन आता है इसी तरीके से आपका एनालिसिस चलना चाहिए कि भैया पहले तो देखो क्वेश्चन की मांग क्या है। कभी भी इंगेजमेंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले सेकी देखते हैं। अब सेकी में से भी कौन से पॉइंट के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस कर रखा है उस पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग दे दो जो आपने क्लास में ऑलरेडी सीख रखी है। फिर कुछ नहीं करना, फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद आप अपना प्यारा प्यारा कंक्लूजन बना के दे सकते हो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब मैं यहां पे ICAI से थोड़ा नाराज हूं। सर आप ICAI से नाराज क्यों हो? यहां पे जो आखिरी में इन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी ना, व्हाट एक्शन शुड शी टेक टू अपहोल्ड द ऑडिट क्वालिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी क्योंकि जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रखा है ना उसको बेचारे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पता है इन लोगों ने अपने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में दे रखा है, ठीक है। उसमें भी इन्होंने पूछा था व्हाट विल बी द कंसिडरेशन टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फर्म। अब यहां पे सर क्वालिटी ऑफ द फर्म है, और अगर आप यहां पे देखो इन्होंने जो क्वेश्चन यहां पे पूछा वो है क्वालिटी ऑफ ऑडिट। तो ये पता है क्या चाह रहे थे, ये आपसे वो फर्म की पॉलिसी के बारे में पूछना ही नहीं चाह रहे, ये आपसे पूछना ही ये चाह रहे हैं कि जब भी आप इंगेजमेंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करते हो तो क्या चीजें देखते हो। तो ये थोड़ा सा ना आपको बारीकियों में ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोग थोड़े से ऐसे बदमाशी करेंगे बट हमको इनके झांसे में नहीं आना, हमको जो पूछा गया है उसके हिसाब से लॉजिकली आंसर देना। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर।
बहुत बढ़िया। कई बार ज्यादा प्रैक्टिस करना भी थोड़ा सा हानिकारक होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। अब आ जाओ मेरे साथ एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2। अब तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 में तो तुमको मजे करा दूंगा मैं। आ जाओ, पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीए रोशन while रिपोर्टिंग ऑन द करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर का एडवर्स ओपिनियन। अब सर ये क्वेश्चन किस चीज का है, कैसे है? थोड़ा सा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि हमें करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना है, बट कहीं ना कहीं पिछले साल जो था ओपिनियन वो एडवर्स ओपिनियन था। ये बातें हम कहाँ करते हैं सर? ये वाली जो बातें रिपोर्टिंग की हम करते हैं ऐसे 710 में। अब 710 का भी ये क्वेश्चन कौन सा है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कुबेर टेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट comparative financial statement including the figure for 31st March 24। रोशन एंड कंपनी सीएस हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द करंट ईयर। हमको अपॉइंट किया गया भैया इस साल के ऑडिटर के रूप में, एंड ड्यूरिंग द ऑडिट हमने कुछ बातें नोट करी। पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, इस साल के ऑडिटर हम हैं। पिछले साल के ऑडिटर ने ओपिनियन दिया एडवर्स, हमारा ऑडिट अभी भी चल रहा है। जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी वो किसके अंदर थी? वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। इस बार वो मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड है। दिस मिसस्टेटमेंट इज स्टिल अनकरेक्टेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं? पिछले साल की फिगर एज अ कंपैरेटिव हमको इस साल मिली है और हम इस बार रिपोर्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अच्छा, अगर आपको आइडिया हो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अप्रोच होती है उसमें हम करंट ईयर पे भी रिपोर्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर की जो फिगर होती है उसके ऊपर भी रिपोर्ट करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पिछले साल एडवर्स ओपिनियन था और आज भी वो अनकरेक्टेड है, तो एक बात तो पक्की है कि हमको वापस एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, हमको वापस अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट सर सवाल उठता है इस आंसर की फ्रेमिंग कैसे करें? तो अगर मैं आपसे पूछूं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस है तो आप सीधा सीधा लिखो पिछले साल का ओपिनियन एडवर्स था, इस बार भी वो चीज ठीक नहीं हुई है तो वापस एडवर्स ओपिनियन अपन दे देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ सर, बट इन लोगों ने कुछ आंसर में डिफरेंट लिखा है। ये कहते हैं एज पर एस 710 इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड कंटेन्ड एन एडवर्स ओपिनियन, एंड जिस मैटर की वजह से मामला काम खराब हुआ था, जिस मैटर की वजह से मॉडिफाई हुआ था वो आज भी अनरिजॉल्व है, तो वापस हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। अब जब आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे तो फिर आपको एक पैरा देना पड़ता है जिसका नाम होता है बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा। उसके अंदर सर दो अप्रोचेस इन्होंने यहां पे बात करके दे दी। अब सर ये जो दो अप्रोचेस इन्होंने दी हैं ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे ही नहीं रखी। ये जो दोनों पैराग्राफ से कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे ही नहीं रखे, ये तो पहली अप्रोच में बात होती है जहां हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर की बात करते हैं। अगर मैं आपको इनका स्टडी मटेरियल दिखाऊं, सर ये है आईसीआई का स्टडी मटेरियल, ऑडिटिंग एंड एथिक्स इंटरमीडिएट का स्टडी मटेरियल है। वहां पे थोड़ी चीजें बेहतर डिटेल में इन्होंने दे रखी है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आईसीएआई ने यहां पे क्लियरली चीजों को मेंशन कर रखा है। देखो क्या कहता है। कहता है दो अप्रोचेस हैं हमारे पास मार्केट में, एक है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, एक है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। अब सर देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर की ऑडिट रिपोर्टिंग की इन्होंने यहां पे बातें शुरू कर दी। हाँ सर कर दी। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो क्या आपको ये चीज सेम टू सेम दिख रही है जो इन्होंने आरटीपी में लिखी है। अगर ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड इंक्लूडेड एडवर्स ओपिनियन एंड द मैटर विच गेव राइज टू मॉडिफिकेशन इज स्टिल अनरिजॉल्व, तो वापस हम अपना ओपिनियन जो है कहीं ना कहीं मॉडिफाई करेंगे। और बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में रेफर टू बोथ, इन अदर केस एक्सप्लेन दैट द इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी। हाँ सर, यही दोनों सेम टू सेम पॉइंट इन्होंने क्या किया, सेम टू सेम बातें इन्होंने आपको यहां पे आरटीपी में लिख के दे दी। क्वेश्चन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का है। हम बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या सर? तो बस आप भी वही करो जो इन्होंने किया है, आप भी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का फिर आंसर लिख के आना। देखो अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए
तो हमको भी यही चीज करनी पड़ेगी, अनलेस आईसीएआई की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आती है या अडेंडम आता है या कॉरिजोंडम आता है व्हाटएवर, तब तक हमको भी इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम क्लास में सीख चुके हैं। आ जाओ एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करा दूं। बड़ा सिंपल सा केस है। अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन था और मैनेजमेंट इस बार भी नहीं सुधरी है, मैनेजमेंट मैटर इज स्टिल अनरिजॉल्व, तो कोई बात नहीं, जब पिछली बार मॉडिफाइड ओपिनियन था वापस ओपिनियन को मॉडिफाई करो। अब सवाल आता है मैं जब मॉडिफाई करूंगा तो किस बहाने से मॉडिफाई करूं, कि ठीक है किस बेसिस से मैं इसको मॉडिफाई करूं। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं सर। अब ये दो ऑप्शन क्या होते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर तो ये बैलेंस शीट आइटम है तो जो पिछली बार की मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट करंट ईयर की फिगर पे भी आएगा, तो ये भी गलत होगी और ये भी गलत होगी, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होता है। तो इसमें भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसमें भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो हम दोनों को रेफर करके बोलेंगे कि दोनों में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसलिए हमने ओपिनियन मॉडिफाई किया। यही बात यहां पे लिखी है। रेफर टू बोथ द करंट पीरियड एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ये कहते हुए कि जो इफेक्ट है या पॉसिबल इफेक्ट है ऑफ द मैटर ऑन द करंट ईयर फिगर दैट इज मटेरियल, जो इसका इफेक्ट करंट ईयर की फिगर पे आया है दैट इज मटेरियल, और दोनों को रेफर करके बोलना दोनों में गलती है इसलिए ओपिनियन मॉडिफाई किया। समझ गए सर? या फिर अगर कोई पीएनएल आइटम है तो पीएनएल आइटम में तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता, तो यहां पे किस बहाने से ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं सर? हम ऐसा बोलते हैं जब हम सही चीज को गलत चीज से कंपेयर करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, तो यहां हम ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं ड्यू टू द कंपेरेबिलिटी ऑफ द राइट थिंग विद द रॉन्ग फिगर। तो यही बात बोलता है इन अदर केसेस एक्सप्लेन that the audit opinion is modified because of the effect or possible effect of the unresolved matter on comparability of the current year and corresponding figure। कहीं ना कहीं comparability की इशू की वजह से हम ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, यही दो बेसिक पॉइंट्स आपने यहाँ पे मेंशन करके चलने हैं। अज्यूम कर लेना कि आप भी आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के हिसाब से दे रहे हो। क्या यहां तक पूरा गेम क्लियर है? क्लियर है सर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पता है ये लोग ठीक हो जाएगा अगर यहां पे बस ये लिख दे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर की अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, अगर ये सीधा सीधा बस ये लिख दे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर की अप्रोच फॉलो करनी है, ये आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। अब आ जाओ बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में ये क्या कहता है? What modifications or disclosures are required in the current year का audit report as per standards on auditing। अब सर ये वाला पार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहां पे ये एक अलग कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इस साल का ऑडिट करते हो और पिछले साल का ऑडिटर कोई और होता है, ठीक है सर, तो आपको कुछ बातें अलग से बतानी पड़ती है इन द अदर मैटर पैरा। वो बातें यहां पे ये टेस्ट कर रहे हैं। वो बातें क्या क्या होती हैं? अगेन एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड। अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, यानी देवर ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, तो आप अपनी रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैरा डालते हो, ठीक है सर, और उसमें तीन बातें बताते हो कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया, देवर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर। दूसरी चीज उसने क्या ओपिनियन दिया वो आप बताओगे, एंड तीसरा आप बताते हो डेट ऑफ रिपोर्ट। तो तीन चीजें बतानी है, प्रेडिसेसर ऑडिटर, टाइप ऑफ ओपिनियन एंड डेट ऑफ रिपोर्ट। एंड टाइप ऑफ ओपिनियन में भी अगर पिछली बार का ओपिनियन मॉडिफाइड था तो उसके आपने रीजंस वगैरह भी बता के चलने हैं। तो यही चीज आपको आरटीपी में मिल जाएगी। एवरीवन सी द आंसर विद मी। देखो क्या कहता है, व्हेन द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, ऑडिटर्स ओपिनियन विल रेफर टू द ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड एंड विच ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किसी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया है तो आपको अपनी रिपोर्ट में ऐड करना पड़ेगा अदर मैटर पैरा, जिसमें तीन बातें बतानी है, देवर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, टाइप ऑफ ओपिनियन, इसमें भी अगर ओपिनियन वाज मॉडिफाइड उसके रीजन बता देना, एंड डेट ऑफ रिपोर्ट। बस कंक्लूजन में आपने कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है, इंक्लूड अदर मैटर पैरा। फिर जो पुराने ऑडिटर का नाम था वो लिख दो, देवर ऑडिटेड बाय गुप्ता एंड मेहरा एलएलपी। फिर उसने जो एडवर्स ओपिनियन दिया वो बता दो, प्लस उसका रीजन बता देना दैट इट इज ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल। एंड आखिरी में आप उसकी डेट बता दोगे, डेट ऑफ प्रायर ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है बॉस? अरे यस और नो? यस सर। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 डन 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 डन। पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन इन्होंने पहले भी पूछ रखा है, बस आंसर फ्रेमिंग में इन्होंने आपके लिए चीजें थोड़ी हल्की कर दी हैं। अब ये हल्की कैसे करी है, क्या किया है, एक बार आ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मजा आएगा।
लास्ट लाइन देखो क्या कहता है, एज अ इंगेजमेंट पार्टनर व्हाट आर द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, व्हाट एडिशनल प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिपोर्टिंग परस्पेक्टिव। अब देखो क्या कहता है, Harsh Electronic Limited, a manufacturing company, has planned to set up a new R&D center at its existing industrial premises in Pune to mark the 25th anniversary in financial year 24-25. To expand the premises, company has decided to acquire an adjacent plot of land which is owned by Miss Reena, which is the executive director of the company. तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है एच ई लिमिटेड एंड हमारे पास है एक मिस रीना, शी इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब सर ये लोग एक प्लॉट ऑफ लैंड लेने वाले हैं, रीना इनको लैंड देगी, ठीक है सर, एंड कंपनी ऑफर टू एक्सचेंज वन ऑफ द लैंड पार्सल्स लोकेटेड इन अनदर इंडस्ट्रियल एरिया रादर देन गिविंग अ कैश ट्रांजेक्शन। इसने भी बदले में कंपनी ने इसको क्या किया, एक और पीस ऑफ लैंड दे दी, इसने लैंड दिया इसने भी लैंड दी, मतलब यहाँ पे कोई कैश की ट्रांजेक्शन नहीं हुई। Though the company's land was nearly twice the size of Reena's land, it was considered less commercially useful. Exchange was approved by the board of director. Registered agreement was executed in January 2023. As a partner as a auditor of this company, क्या क्या काम आप करोगे, क्या रिपोर्टिंग करोगे इस ट्रांजेक्शन को लेके। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं मुझे यहाँ पे कारो 2020 की खुशबू आ रही है? यस सर, इसमें से कहीं ना कहीं हमको कारो 2020 की खुशबू आ रही है। क्लॉज 15 जो बात करता है किसकी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और देयर रिलेटेड पर्संस। साथ ही साथ क्योंकि डायरेक्टर हमारी रिलेटेड पार्टी है तो हम क्लॉज 13 का रेफरेंस भी देके चलेंगे, जिसमें हम बात करते हैं कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपने सेक्शन 177 188 से कंप्लाई किया, ठीक है सर, और साथ ही साथ डिस्क्लोजर किया एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सर ये जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर है ना, पहले ये लोग बड़ा डिटेल में इसका आंसर देते थे। जो हमारा सेक्शन होता था ना इसका सेक्शन 192, उस सेक्शन 192 के जो प्रोसीजर होते हैं कि आप चेक करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रॉपर रेजोल्यूशन पास किया, शेयर होल्डर्स का प्रॉपर अप्रूवल लिया गया, वो सारे प्रोसीजर ये लोग लिखते थे। बट अभी जो इन्होंने आंसर दिया इसमें इन्होंने कोई प्रोसीजर की बात नहीं करी, सिर्फ रिपोर्टिंग की बात करी है और चेक करने को कहा है कंप्लायंस। कहता है आप खुद अपने हिसाब से सेक्शंस की कंप्लायंस चेक कर लो, तो एक बार देखो आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। पहले तो जो ये फैलाड़ा है इसमें कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन था वही का वही कॉपी पेस्ट कर दिया, दीज आर द फैक्ट्स, ठीक है सर। अब जब इसका एनालिसिस करना है तो बस सीधा बोलो ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर है, नॉन कैश नेचर की है, तो हम चेक करेंगे कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट एंड कारो 2020, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। कंपनीज एक्ट क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कारो 2020 है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। फिर भैया कुछ नहीं करना, दो क्लॉजेज आपको कारो के आते हैं, उन दोनों क्लॉजेस को यहां पे लिख दो। रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन एज पर क्लॉज 15 पैरा 3 कारो 2020। क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करी विद डायरेक्टर और रिलेटेड पर्सन, अगर हाँ तो क्या सेक्शन 192 की कंप्लायंस हुई। सिंपल सिंपल सर। प्लस क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है विद द रिलेटेड पार्टी, तो अगेन आप देखोगे कंप्लायंस विद सेक्शन 177 188, ठीक है, एंड इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले के बारे में तो बात ही नहीं करी, ठीक है, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ एडिशनल पॉइंट इन्होंने यहां पे लिखे हैं, मैं हर एक कलर से मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना। सेक्शन 188 एंड सेक्शन 189 के कंप्लायंस देख लेना कि प्रॉपर रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टीज। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। क्वेश्चन रिपीट किया, आंसर रिपीट नहीं किया, ठीक है, इसलिए मुझे ये चीज आपके साथ डिस्कस करनी पड़ी कि किस तरह से आपने इस आंसर को अप्रोच करके चलना है, क्योंकि क्लॉज आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, बट ये भी आना चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करना है। तो इस तरह से अब आप इसकी प्रेजेंटेशन ध्यान रख के चलना। अब आ जाओ सर आपका फेवरेट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेशनल एथिक्स की डिस्कशन करते हैं। लेट्स बिगिन विद इट, गेट रेडी। पानी के दो दो घूंट लगा लो एंड गेट रेडी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट, कमेंट विद रिस्पेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। CA Sahil is the statutory auditor of Greenway Limited, which is a listed company falling under the top 1000 companies as per market capitalization.
क्योंकि कंपनी टॉप 1000 में आती है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स BRSR रिपोर्ट एज पर सेबी रेगुलेशन। ग्रीनवे लिमिटेड अप्रोच सीए साहिल टू प्रिपेयर द BRSR स्टडी। अब भैया एक बात समझना, सीए साहिल कंपनी का ऑडिटर है और इसी से कंपनी कहती है कि तू ही हमको BRSR स्टडी बना के दे और असिस्ट कर इन ड्राफ्टिंग द डिस्क्लोजर। दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर BRSR स्टडी बना सकता है? मैंने कहा नहीं। प्रिपरेशन वाले कोई काम हमसे मत कराओ, मेहनत वाले कोई काम हमसे मत कराओ, हम बस अपना ओपिनियन देंगे, हम बस अपना ओपिनियन देंगे, एडवाइजरी करेंगे, प्रिपरेशन वाले काम हमसे मत कराया करो। एडिशनली कंपनी रिक्वेस्टेड सीए साहिल टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन द BRSR कोर। क्या मैं अश्योरेंस दे सकता हूं? हाँ सर, अश्योरेंस दे सकते हो। फिर कहता है सीए साहिल बीइंग कॉन्फिडेंट इन हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज एग्रीड टू बोथ द रोल। इसने कहा भाई दोनों के लिए पैसा मिल रहा है तो मैं दोनों के लिए एग्री करूं, यानी प्रिपेयर द BRSR स्टडी एंड प्रोवाइडिंग द अश्योरेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अश्योरेंस देना सही है बट BRSR स्टडी देना सही नहीं है, तो आंसर इज सीए साहिल विल बी गिल्टी। अब सवाल आता है, सर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजंस का क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा क्लॉज लिखेंगे? द गुड न्यूज इज कोई क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे कोई क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा प्रोविजन में बस इतना लिखो, एज पर द recent decision of ethical standard board, it is not permissible that a statutory auditor will prepare the BRSR report. He can provide advisory, he can provide the assurance. Then just write the facts and say CA Sahil will be guilty for accepting the assignment to prepare the BRSR study. अगर मैं आपको इसकी समरी दिखाऊं तो बड़ा सिंपल है। BRSR रिपोर्टिंग के केस में जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये BRSR रिपोर्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकता, बट क्या इस पे एडवाइजरी दे सकता है? हाँ दे सकता है। क्या इस पे अश्योरेंस दे सकता है? हाँ दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की खास बात यह है, इन्होंने दो क्वेश्चंस को मिक्स किया। जो आपके क्वेश्चन बैंक में अलग अलग क्वेश्चन थे उनको दोनों को मिक्स किया। तो आ जाओ, मजा आएगा, एनालाइज करते हैं। Messrs R&N Company, a firm of CAs, has received 2 lakhs as a advance against the professional services from a charitable institution. Additionally, the institution has entrusted 10 lakh रुपए to the firm for specific purpose of investment in designated security. इसको 10 लाख रुपए दिए गए कुछ सिक्योरिटीज में डालने के लिए। ऑडिटर ने क्या किया, दोनों पैसों को उठा के अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, सबसे पहले आई होप क्लॉज आप पहचान गए, क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। इसकी रेफरेंस आपने सबसे पहले देनी है कि अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू कीप द मनी अदर देन, सर कौन सा पैसा रखने की जरूरत नहीं होती, अदर देन द फीस और रिम्यूनरेशन जो इसको मिली है या द मनी टू बी एक्सपेंडेड विद इन रीजनेबल टाइम इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। अगर इसने क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा तो बंदा गिल्टी हो जाएगा। फिर आपने इसका एनालिसिस करना और बोलना है कि जो भी पैसा हमको एज अ एडवांस मिलता है अगेंस्ट अवर सर्विसेज दैट इज आउट ऑफ स्कोप, वो क्लॉज 10 के स्कोप में नहीं आता, उसको हम अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, इस पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो पैसा आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिला है इसको आप अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते, इसको आपने एक सेपरेट अकाउंट में ही रखना पड़ेगा। तो यही एनालिसिस इन लोगों ने लिखा है, एक बार आ जाओ रीड कर लेते हैं। इन द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अ मेंबर मे बी इंटरेस्टेड विद द मनी बिलोंगिंग टू द क्लाइंट। अगर उसको ऐसे कोई फंड्स मिलते हैं, इट इज ड्यूटी टू डिपॉजिट देम इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड यूटिलाइज द फंड्स एज पर द क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन। हाउएवर, जो हमको एडवांस मिलता है अगेंस्ट द सर्विसेज इट इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज 10, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में रखो। फैक्ट्स लिखने के बाद बस इतना लिखना, बंदा गिल्टी है अंडर क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, ठीक है सर। अब हमारे पास गिन के थोड़े थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट काइंड ऑफ अश्योरेंस इज गिवन इन अ रिव्यू एंगेजमेंट। तो आई होप सबको पता है, रिव्यू एंगेजमेंट में हम देते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस का मतलब है इट इज लोअर इन स्कोप देन ऑडिट या रीजनेबल अश्योरेंस, जिसमें आप इंक्वायरी और एनालिटिकल के साथ साथ कुछ बाकी रिव्यू प्रोसीजर करते हो। क्या ये बेसिक बातें सबको आती हैं? आती है सर। देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। तो सबसे पहले आप अश्योरेंस वाला ही पॉइंट लिख दो कि यहां पे ऑडिट के केस में रीजनेबल अश्योरेंस होती है, रिव्यू के केस में लिमिटेड अश्योरेंस होती है। रीजनेबल मतलब रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, यहां पे इट इज अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब सर ये अश्योरेंस मिलती क्या है, पूरी साइकिल लिखो।
प्रोसीजर, एविडेंस, एविडेंस पे कंक्लूजन। तो यहां पे आप बोलोगे ऑडिट के केस में भी परफॉर्म इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर लाइक टीओसी एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। रिव्यू के केस में सारे प्रोसीजर नहीं होते, फ्यूअर प्रोसीजर लाइक इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। वेरी गुड। अब इन प्रोसीजर से यहां पे कौन सा एविडेंस मिलता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, रीजनेबल कंक्लूजन। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, लिमिटेड कंक्लूजन। और कंक्लूजन के बाद लास्ट पॉइंट यहां पे आप मेंशन कर देना अबाउट द ओपिनियन। यहां पे हम अश्योरेंस ओपिनियन देते हैं विच इज पॉजिटिवली वर्डेड, मतलब सब सही है। यहां हम अश्योरेंस कंक्लूजन देते हैं विच इज नेगेटिवली वर्डेड। नेगेटिवली वर्डेड का मतलब है हमें कुछ गलत नहीं मिला, हमें कुछ गलत नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट कवर हो जाता है। सेकेंड पार्ट आपके नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। अब इसमें सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये आपको सिर्फ डराने के लिए दिया गया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये लोग कभी भी इतना ज्यादा आपको परेशान करेंगे कि एग्जाम में पूरी की पूरी रिपोर्ट के सारे पॉइंट्स पूछ लें। दैट विल बी द मतलब अ डे व्हेन दे विल बी, बस दे शुड बी फिर रेडी, दे शुड बी रेडी फॉर अ ऑनलाइन बैशिंग। मतलब फिर तो भाई साहब मेरे को नहीं लगता कोई इनको छोड़ेगा। ठीक है, तो इतना मेरे को नहीं लगता ये आपको परेशान करेंगे। इसमें बस आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है जिसके ऊपर आपके उसमें भी क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, आई थिंक बैक क्वेश्चन में भी, बट वो भी अगेन 2400 से रिलेटेड है, 2410 से रिलेटेड नहीं है। तो एक बार चाहना तो एक बार रीड कर लेना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। मेन पॉइंट बस यही है, कोई भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट होता है तो उसमें यूडेन चाहिए होता है, वही यूडेन वाली बात इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। बस अब ये आरटीपी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू योर बैंक ऑडिट, अगेन वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सर यहाँ पे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछता है बताओ क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स आपके लगेंगे इन केस ऑफ एरिया ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एंड एडवांसेस अगेन एक इंपॉर्टेंट एरिया रहता है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पूछा है। तो आ जाओ एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, कुछ भी 5 से 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो इसके इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं है, इसका प्रोसेस है। कभी भी कंपनी किसी को लोन देगी, कोई बैंक किसी को लोन देगा तो क्या चेक करेगा? सर ऐसे ही तो किसी को भी लोन नहीं दे देगा, इट विल वेरीफाई क्रेडिट वर्दीनेस। सो वेरीफाई द क्रेडिट वर्दीनेस एंड जो भी हायर अथॉरिटी है उनका सैंक्शन होना चाहिए। अब आपने क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर दी, आप पैसा देने वाले हो, पैसा देने से पहले डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लेना। सो सेकंड पॉइंट इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लोन का एग्रीमेंट, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन मतलब जो भी आपने सिक्योरिटी वगैरह लिया दैट शुड बी प्रॉपर्ली डन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। इसके बाद मैं पैसा दूं उससे पहले मैं क्या लूंगा? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में आप 3 बातें ध्यान रखना, जितना पैसा आपने दिया थोड़ा उससे ज्यादा वैल्यू की सिक्योरिटी लेना, यानी देयर शुड बी सफिशिएंट मार्जिन। ठीक है, ताकि अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिरती भी है तो भी आपको नुकसान ना हो। सेकंड थिंग, जो भी सिक्योरिटी रिसीव होगी और रिटर्न होगी ये कौन करेगा? कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। एंड लास्ट में ध्यान रखना, अगर सिक्योरिटी रजिस्टर हो सकती है दैट विल बी रजिस्टर्ड इन द बैंक्स नेम। तो आप बस ये 5 पॉइंट भी अगर ढंग से याद रख सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इनफ। जस्ट गो विद द फ्लो, वेरीफाई द क्रेडिट वर्दीनेस, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी वाले 3 पॉइंट, sufficient margin, received and returned by responsible officer and registered in the name of the bank। बाकी जो पॉइंट्स दे रखे हैं ऑलरेडी मैंने आपके नोट्स में कवर कर रखे हैं, एक बार आप चाहो तो इनको रीड करके चल लेना। ठीक है सर, एंड ये यहाँ पे इन्होंने दिक्कतें बता रखी थी कि लोन्स एंड एडवांसेस में सारी दिक्कतें हैं, तो आप इनके कंट्रोल्स में रिलाय नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिलाय ऑन देयर कंट्रोल्स। अब सर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछता है क्या जेनेवा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है? क्रॉस बिल्डकॉन लिमिटेड को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है? तो ऐसे क्वेश्चन ना हमने बहुत सारे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखे हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको बस एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट आनी चाहिए। एक बार आ जाओ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 138 रेड विद रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, ये क्या कहता है? इंटरनल ऑडिट सबसे पहले विल बी एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनी। फिर पब्लिक कंपनी के लिए 4 लिमिट्स याद रखना, 25, 50, 100, 200, 2 की टेबल से मल्टीप्लाई करना। 25, 50, 100, 200। 25 का क्या था? डिपॉजिट, 50 की थी पेड अप शेयर कैपिटल, साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, याद रखना। फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और आखिरी में क्या आता है? मैंने कहा आखिरी में आती है हमारी टर्नओवर। ठीक है, डीपीबीटी। अभी हमने क्या कहा था? दीपिका पादुकोण को क्या पैदा हो गई? बेटी पैदा हो गई, तो ऐसे याद रखना डीपीबीटी।
डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर। कितने लिमिट्स थी? 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200। वेरी गुड। डिपॉजिट्स के केस में क्या है सर? डिपॉजिट्स के केस में अगेन दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर उसके बाद बोरोइंग्स शुड बी एक्सीडिंग, सिर्फ इसके केस में एक्सीडिंग है 100 करोड़ एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। एंड लास्ट में टर्नओवर के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़। प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिट सेम है पब्लिक वाली, बस यहाँ पे दो लिमिट कंसीडर करनी है, 100 करोड़ और 200 करोड़ वाली, और कोई लिमिट हमने को कंसीडर नहीं करनी है। एंड ये सारी लिमिट्स हम कब देख रहे हैं? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। बस इन्हीं लिमिट्स को यूज करके आपने इसका आंसर निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी? प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी की। यहां पे तो सर दो ही लिमिट्स हमको देखनी थी, 100 करोड़ और 200 करोड़। 100 करोड़ की बोरोइंग, 200 करोड़ की टर्नओवर। तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकी कहीं ना कहीं जो टर्नओवर है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ये 210 करोड़ है। तो ये 200 की लिमिट को पार कर गई, तो इनको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। ठीक है सर। करंट ईयर हमने प्रीसीडिंग ही देखी। फिर उसके बाद अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, पब्लिक कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में हमको 5 लिमिट्स याद रखनी थी। 25, 50 वाला कहाँ गया बदमाश? ये रहा 100, 200। तो यहां पे इनकी ये वाली लिमिट भी क्रॉस हो गई, ये वाली लिमिट भी क्रॉस हो गई, ये दोनों क्रॉस नहीं हुई, तो अगेन इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर है, इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो यहां पे भी सही हो गया, यहां पे भी सही हो गया। अब सवाल आता है हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? आप सीधा सीधा बोलो एनीवन, किसी को भी आप इंटरनल ऑडिटर रख सकते हो जिसके पास भी एक्सपीरियंस है। तो सीधा बोलो सेक्शन 138 के हिसाब से इंटरनल ऑडिटर विल बी आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, भले ही इन प्रैक्टिस हो या नहीं, या एनी अदर प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय द बोर्ड। कैन बी और कैन नॉट बी द एम्प्लॉय, एंड इसको रिगार्ड करना चाहिए एज अ पर्सन ऑफ मैनेजमेंट, नॉट एज अ असिस्टेंट। हमें इसको एज अ असिस्टेंट नहीं ट्रीट करना चाहिए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर आ जाता है हम सबका फेवरेट टॉपिक, डिजिटल ऑडिट। ठीक है। ये डिजिटल ऑडिट क्या है सर? शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। जो पढ़ के जाए उसको कुछ याद ना है, और जो ना पढ़ के जाए वही सोच के जाए कि भैया क्या करना है इसका। तो मैं आपको सबसे पहले तो भाई बोलता हूं, थोड़ी देर के लिए शुभम केसवानी एज अ टीचर को साइड में बिठाते हैं। शुभम केसवानी एज अ मेंटोर आपसे बात करना चाहता है। ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है, आपका पेपर कितने नंबर का आएगा सर? हमारा पेपर आएगा 118 नंबर का। ठीक है। आईसीआई की वेटेज के हिसाब से भी चले तो डिजिटल ऑडिट कहीं ना कहीं आपका 6 नंबर से ज्यादा का तो नहीं आ सकता। ठीक है, 4 से 6 नंबर का आएगा मैक्सिमम। तो भैया ये 6 नंबर से बेटर है कि जो बाकी 112 नंबर है ना, इनको तमीज से प्रिपेयर कर लो तुम। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बाकी 112 नंबर है उनको ढंग से प्रिपेयर कर लो। ये 6 नंबर के लिए इतनी सारी थ्योरी का रट्टा लगाओगे तो भैया दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन ये डिजिटल ऑडिट का क्या क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ जस्ट फॉर योर कंफर्ट। ये कहते हैं एज एन ऑडिटर व्हाट शुड सुजल्स फर्स्ट स्टेप बी इन रिस्पॉन्स टू द अबव मेंशन्ड ऑब्जर्वेशन। इसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली है कि कंपनी में कोई रिस्क असेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई कंपनी में डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी नहीं है, कंपनी में कोई सीसो सीओ नहीं है। अब सर ये पॉइंट्स पता है उसी को समझ आएंगे जिसने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है, क्योंकि जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, सीसो सीओ होने चाहिए। तो जिसने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा ना, उसको पता चलेगा अच्छा ये आइडेंटिफाई द रिस्क का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो इतने सारे समुंदर है, उसमें भी कुछ इंटरनल पॉइंट्स में से इन्होंने मामला निकाला है। तो आपको सबसे पहले पकड़ना आइडेंटिफाई द रिस्क का क्वेश्चन है। ठीक है सर, और आइडेंटिफाई द रिस्क के अंदर भी आप इसमें से कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स कवर कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता देता हूं, बड़े सिंपल, वैसे पॉइंट्स बड़े सिंपल है। ठीक है, मेरे लिए तो क्या है, मैं तो समझा के भाग जाऊंगा, तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है। दिक्कत आपके लिए कि इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और एकदम टू द पॉइंट कीवर्ड्स के साथ याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सो तभी मैंने एज अ मेंटोर आपको ये बात बताई कि अगर आपका बाकी ऑडिट एकदम अच्छे से शानदार हो जाए ना, एकदम टिप्स पे आ जाए, तभी आप इस डिजिटल ऑडिट को उठाना पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आओ मेरे साथ, मैं गेम बताता हूं। तो सबसे पहले सर, अगर हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो रिस्क आइडेंटिफाई कंपनी कब कर पाएगी? जब उसके पास रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, सो चेक करो क्या कंपनी के पास रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द रिस्क। ठीक है सर, अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के लिए एंटिटी क्या करेगी? पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करेगी और अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी कि रिस्क के साथ कैसे डील करना है। ओके सर, फिर उसके बाद ये कहता है कि कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉपरली मेंटेन करनी है इन्वेंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। कौन से इंफॉर्मेशन एसेट्स होते हैं? जो भी इनके पेटेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बाकी इंटेंजिबल एसेट्स है, इनको प्रोटेक्ट करके रखो। अब सर ये रिस्क के बारे में है, रिस्क के बारे में आपने ये देखना है ये रिस्क कैसे अफेक्ट करती है
इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स, ओके सर। एंड लास्ट में आप देखो ये जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है इसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दें। तो जैसे कंपनी में सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, वैसे ही होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो साइबर सिक्योरिटी की। तो धीरे धीरे जो जो लॉजिकल पॉइंट्स आप कनेक्ट करके दिमाग में रख सकते हो उनको बस कर लो, बिकॉज आरटीपी का क्वेश्चन है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इसी से रिलेटेड पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरह से ये लोग साइबर सिक्योरिटी रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। अब एकदम अनरिलेटेड पॉइंट है इन्वेंट्री वाला, इसको थोड़ा अलग से ध्यान रख लेना कि इन्वेंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स, प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट होना चाहिए। देन रिस्क का क्या इंपैक्ट है कंट्रोल्स वगैरह पे, कि हमने इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एडवर्स अटैक, अगर मान लो कंपनी पे कोई यू कैन से किस तरह के अटैक्स होते हैं सर, वो होते हैं ना मालवेयर और फर्मवेयर, अलग अलग तरह के हमने अटैक्स पढ़े हैं, राइट। सो हाउ दे विल बी एबल टू रिकवर देयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इसका क्या इंपैक्ट आएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे, तो ये सब आप देख के चलो। और अल्टीमेटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दोगे सीसो और सीआईओ को, ठीक है। तो काफ़ी थोड़ी अलग अलग सी बातें हैं, एक दो बार इसको गो थ्रू करोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन रिकॉल 4 to 5 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है सर। सो विद दिस द आरटीपी ऑफ योर September 25 एग्जाम्स इज डन 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 डन। सो आपने ये आरटीपी करके एक चीज तो समझ ली होगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ रखे थे, ठीक है। बस कहीं कहीं जहां पे भी मेरे को लगा कि थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज थी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, बिकॉज अल्टीमेटली वरना आप किससे किससे बात करोगे, ठीक है। हम दो ही तो हैं जो ऑडिट के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, वरना आप कहाँ जाओगे। सो वो भी मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर दी कि कैसे उनके साथ डील करके चलना है, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, आप डाउनलोड कर लेना। और बाकी भी मेरी तरफ से कोई अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करके चलूंगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।